चलो, देखो एक छोटा सा इशू है कि हम लोगों को वेक्टर्स में इसके लिए बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर अच्छे से लर्न करना चाह रहे हैं अपन इस चैप्टर को, तो वेक्टर्स और बेसिक मैथ्स, है ना। वेक्टर्स जो बेसिक मैथ्स के अंतर्गत आता है ना। बेसिक मैथ्स में क्या क्या चीजें आती है? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ठीक है। इन सब के बेसिक कंसेप्ट बेसिकली। तो वो क्लास ना नेक्स्ट वीक तुम्हारा अनुराग सर कंडक्ट करेंगे, ताकि तुम इस लेवल पे एक बार आ सको कि अपन ये जो कुछ कुछ मिसेलेनियस चीजें हैं उसको जल्दी जल्दी समझ पाए। थोड़ा थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगा बेसिक मैथ्स के अंदर में भी, थोड़ी डिफरेंशिएशन होंगे, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन रहेगी, ट्रिग्नोमेट्री होगी थोड़ी सी, जैसे मैं कल जो करा रहा था। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। ट्राई करूंगा कि आज की क्लास के साथ फिक्टेड ना हो ज़्यादा। तो वर्क पोजिशन में बोला कि एफ एस कॉस थीटा डिफाइन करते हैं। तो एक बार फिर ऐसे सोच लेते हैं, चलिए, कि एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर में ना ऐसे फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, मान लो 100 न्यूटन, और यह डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है, सामने की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, मान लो 5 मीटर। पूरे समय तक ना 100 न्यूटन लग रहा था, कल जैसे मैंने डिस्कस किया था, याद है तुमको? पूरे समय तक लग रहा था ये करके। अब देखिए तुम्हारी क्लास नहीं होगी ऐसा ना, एक्चुअली है तो तुम्हारे टेस्ट पेपर तुम्हारे ग्रुप में डाला जा रहा है। इसमें वर्क डन निकालो ना एक बार, देखते हैं, कोशिश करो एक बार सभी। कहाँ से? देखते हैं एक बार, थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा यार तुम लोगों को, वरना मजा नहीं आएगा। तो कॉस थीटा होता है, एफ हमें पता है इस केस में 100 है करके, एस हमें पता है 5 मीटर है करके, और कॉस हम एक बार सोचेंगे जरूर कि कॉस में हम लोग कौन सा एंगल ले रहे हैं करके। ठीक है, सही एंगल ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं करके जरूर सोचेंगे। ठीक है ना, तो उस केस में कितना एंगल हो रहा है वो, क्योंकि टेल से टेल मैच है तो चलेगा, टेल से टेल मैच कॉस 60 लिख सकते हैं अपन। ठीक है, कॉस 60 1/2 होता है, ये बात भी पता होगा तुम लोग को। कितना है तो 50 आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं, ये सब बच्चों वाले काम होते हैं, पहले पहले से समझ रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ गोल्डन पूछना इतना है, वो सही क्वेश्चन नहीं था, हमें ये पूछना चाहिए फाइंड द गोल्डन बाई 100 न्यूटन ऑन द बॉक्स। ठीक है, प्रॉपर बताना पड़ेगा हमें। next आते हैं।
देखिएगा बस। हाँ। ठीक। हाँ। अभी तक तो नहीं। अरे। हाँ। हाँ। ठीक। ठीक। एक बार कोशिश करके देखो, जो लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं। बाकी इट्स नॉट नेसेसरी कि तुमसे बन जाए। ठीक है। कोई बात नहीं, एक मिनट रुको, रुचिए बात को ट्राई करने दो। आई नो तुमने नहीं पढ़ा ये। चलो स्टार्ट करते हैं। तुम लोग को ये वाला प्रॉब्लम तो पढ़ाया गया होगा ना हमें। ठीक है। तो पूरी प्रॉब्लम में तुम्हें ऐसा करके बताया गया होगा कि इस केस में जैसे नीचे जब जाएगा और ये ऊपर जब जाएगा तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी रहेगी। ऐसा कुछ बताया गया होगा, 5g -2g अपॉन 2 + 5 करके बताया गया था क्या ऐसे? तो ये रहेगा 3g/7। ठीक है। एक्सेलरेशन इतना रहेगा। अगर एक्सेलरेशन इतना है, हमें क्या चाहिए यार, हमें वर्क डन चाहिए ना। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे लिए? वर्क डन होता है हमारे लिए F × S करके। ठीक है। बाकी अगर ये नहीं पढ़े हो तो फिर अभी रहने दो, पैनिक मत करो, क्योंकि न्यूटन लॉस ऑफ मोशन में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। एफ एस कॉस थीटा होता है हमारे लिए तो। ठीक है। हमें एफ तो ढूंढना होगा। तो एफ क्या होता था? टेंशन।
इस केस में चलिए जैसे कि पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है। तो ग्रेविटी के चलते वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितनी है? ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में जानते होगे कि एम जी होता है करके, क्योंकि नाइन्थ वगैरह में भी पढ़ते थे। तो टू, इसको टू पता करना है, 2 kg पे, है ना? तो 2 × g मतलब 20 न्यूटन लग रहा है ग्रेविटी का फोर्स। ठीक है, और 2 kg का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसी टाइम में? तो हम लोग बोल सकते हैं कि एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ के स्क्वायर से, है ना, कितना हुआ है। इनिशियली स्पीड तो जीरो थी क्योंकि रेस्ट से चालू हुआ है, मैंने नहीं बताया तो एज्यूम करना ही होगा। हाफ ए, ए कितना है? 3g/7, और टी का स्क्वायर कितना है? 2 सेकंड बोला है ना, तो टी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से टू समझ नहीं होगा तो कितना आ जा रहा है यार, एस, इसको 10 ले लेते हैं, तो 60/7। ठीक है, 60/7 मीटर हो रहा है। अब देखो, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? इसका एफ, एस कॉस इंटू कॉस थीटा, तो कॉस तो 180 हुआ ना इस केस में, समझ रहे हो? क्योंकि फोर्स ग्रेविटी के नीचे लग रहा है इस ब्लॉक पे, और ये इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुए जा रहा है। ठीक है, तो एफ होगा इसका 20 न्यूटन, एस होगा 60/7, और कॉस 180 कितना होगा? -1। ये आ जाएगा -1200/7। इतना जूल वर्क डन है इसका, ग्रेविटेशन का, ग्रेविटी का। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं तो पता है क्या तुम्हें? ये फॉर्मूला नहीं पता है बेसिकली। ये एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं फिर भी नहीं पता तो क्या कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? तो चलो, इस तरीके से निकाला करते थे एक्सेलरेशन को। ऐसे करोगे तो यार बिल्कुल भी गड़बड़ हो जाएगी। तरीके से नहीं पढ़ा जा सकता, फिजिक्स के पिछला चैप्टर आ ही नहीं रहा है। हर चैप्टर इंटरकनेक्टेड है, याद रखना। इट इज़ वेरी टफ टू फिक्स फिजिक्स इन 11th, बिकॉज लड़के लोग 10th से पढ़ करके आते हैं, उनको लगता है वो लोग बहुत होशियार हैं, बट ऐसा होता नहीं है। तुम्हें हर समय पूरा आते रहना चाहिए, पुरानी हर बात। 10th वगैरह में तो सभी चैप्टर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं रहते ना, यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे तुम ऐसे करके लिखोगे कि ऊपर टेंशन लग रहा है, ठीक है, नीचे एम जी है, समझ रहे हो? तुम ऐसा बोलोगे कि इसकी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ए है, इसकी अपवर्ड एक्सेलरेशन जो है ए है। ठीक है, तो ऐसा बोलोगे कि 5g - 10, 5g - t जो है वो 5 × a है, और इसके ऊपर में t - 2g जो है इसके ऊपर में, क्योंकि टू के ऊपर में कैसा फोर्स लग रहा है? ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स लग रहा है, और नीचे की तरफ 2g लग रहा है। ठीक है, तो ये 2a हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को अगर ऐड कर दो, नियरली नियरली ऐड कर दो, तो 5g - 2g इक्वल टू 5a + 2a आ जाएगा। ठीक है, तो a कितना आ जाएगा? 3g/7 है, 7। ठीक है, इस तरीके से तुम लोग करना सीखे होगे, इस तरीके से करना सीखे होगे, तो इस तरीके से ही आया है। एक बार मैंने कैसे करते हैं मैं बताऊंगा। ठीक है, हाउ आई डिड इट इन द वन गो। बाकी अगर ए निकाल दिए हो, तो ये एक्सीलरेशन हर समय कांस्टेंट है ना, हर समय इतना ही एक्सीलरेशन। ए इक्वल टू प्लस हाफ का स्क्वायर से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, याद रखना, सीबीएसई के लेवल से काफी ऊपर वाला प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो एफ कॉस थीटा कहाँ दिया था? एफ कॉस थीटा ही वर्क डन होता है, वर्क डन में एफ निकालना था तो एम जी निकाल दिए। एफ एम जी होता है, जानते हो ग्रेविटी का, ये जानते हो क्या? नीचे और ये छोटे, एफ तो एम जी होता है, ये जानते हो? ये भी नहीं जानते हो? ठीक है, ओके, फिर ये वर्क डन निकल गया। सेकंड वाले केस में देखते हैं। ठीक है, फिर याद है ना, जैसे ये भी क्वेश्चन हम लिख लिया करते थे, और ऐड कर देने से तो ये आ जाता है, अगर ऐड कर दो तो
लेकिन अगर इन इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, लेटर से सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, 1 - 2 कर दे रहे हैं मान लो, तो क्या आ जाएगा? 5g - p प्लस p प्लस 5g - p माइनस टी प्लस 2g इक्वल टू 5a - 2a। अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आ जा रहा है 7g, ठीक है। नीचे में ये देख पा रहे हैं, 3 इक्वल टू 2p। तो p कितना आ जाएगा? 7g/6a, और a कितना है? 3g/7 है। कैलकुलेशन की गलती से देखिए बता रहा हूँ। ये आ रहा है। ऐसा फॉर्मूला कुछ लिखे थे क्या? 2m1 + n1 + n2 करके, ऐसा कुछ भी फॉर्मूला याद है? बताना मुझे। देखो यही प्रॉब्लम होती है पहले पहले, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो सर कैसे पढ़ाए हैं और मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, मैं जिसे फोकस कराना चाह रहा हूँ वो कराए हैं कि नहीं कराए हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगता है फ्यूचर में। तो वेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। इस पेपर को सॉल्व करना तो जानते हो राइट में। देखिए फॉर्मूले कहाँ से आते हैं मेरे पास, तो पीछे जाते जाते मैं पूरा वर्क एनर्जी पावर है बहुत सारी, एनएलए नहीं कराऊंगा तो यार। मैं कम से कम जितना मैं करा रहा हूँ ट्राई करना है हर दिन रिवाइज करूँ, हर दिन बहुत रिवाइज करना पड़ता है 11th में, ठीक है। मैं ट्राई करता ही हूँ कि एज मच एज पॉसिबल कंप्लीट रिवाइज कराता जाऊँ, फिर स्टूडेंट को नहीं भी आता, बट ये बात है पक्का याद नहीं चाहिए, वो याद नहीं होगी तो थोड़ी गड़बड़ होती है। इसलिए कोशिश कैसे लिखा करते थे देखो ऊपर। नीचे की तरफ इसमें एमपीजी लग रहा होगा, ग्रेविटी खींच रही होगी, ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा होगा, ये सब पढ़ाया गया होगा तुम्हें। मैं एक बार फॉर्मूला बताने के हिसाब से करा रहा हूँ। इसको एक्सप्रेशन डाउनवर्ड एयर बोलते हैं, इसको एक्सप्रेशन अपवर्ड एयर बोलते हैं। इस पे क्या लग रहा होता है? एम1 पे ऊपर की तरफ लग रहा होता है सी, नीचे की तरफ लग रहा होता है एम1 जी, ठीक है। और ऊपर की तरफ एक्सप्रेशन था इसका ए, इसके नीचे की तरफ एक्सप्रेशन था, ठीक है। इसको लिखते हैं P - M1 जी इक्वल टू M1 ए। दोनों को ऐड कर दो एक बार, इक्वेशन 1 और 2 को। इक्वेशन 1 + 2 करोगे तो टी टी कट जाएगा, M2g - M1g अपॉन इक्वल टू M2a + M1a, है। तो याद रखना ए बोलते हैं कितना रहता है, रिवाइज करना चाहिए। दोनों को सब्ट्रैक्ट
सब्ट्रैक्ट कर दो या फिर कुछ भी कर दो, चलो ऐसा करो कि ए की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, इंटू ए की जगह में ये वाली चीज पुट कर दो। ठीक है, इसको इस साइड भेज देता हूँ मल्टीप्लाई करने के लिए, देखते रहो। तो M2 M1 ऐसा करना जा रहा है, क्वेश्चन करना तो पड़ेगा। जितना मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसमें भेजने को क्या है, M2 स्क्वायर जी माइनस, थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करके देखते हैं, थोड़ा सा अलग तरीके। M2 जी माइनस ले आते हैं, M2 स्क्वायर जी, इससे पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, अपॉन M1 + M2 इक्वल टू टी को राइट साइड ले आया। ठीक है, फिर इसको इधर भेज रहे हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो कैसे आ जाएगा, M1 M2 जी प्लस M2 स्क्वायर जी माइनस M2 स्क्वायर जी प्लस M1 M2 जी। ठीक है, ये तो कट गया आपस में। ठीक है, देख पा रहे हो यहाँ से फिर इतना निकल कर जा रहा है, M1 M2 दो बार जुड़ रहा है, तो टू M1 M2 बोल सकता हूँ उस चीज को। ठीक है, अपॉन M1 + M2। वैसे इतना रटने का है इसको, ऐसा जरूरत नहीं होता, बट अगर रट लेना तो बहुत फायदा हो जाता है हम लोग को। ट्राई करो मगअप करने का, मगअप करो। ठीक है, वो समझ गए। तो अगर हम लोग जैसे करंट प्रॉब्लम था ना 2 और 5 वाला, नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें नोट डाउन तो तुम इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो, पता है ना मेरी सारी वीडियो रिकॉर्ड होती रहती हैं, तो मैं ये डाल ही दूंगा, तो मेन मेन चीज़ों को बस वो किया करो, नोट किया करो। ठीक है, मेन एग्जैक्ट फॉर्मूला को, पूरा डेरिवेशन को मैं डिराइव करने की जरूरत नहीं है, अभी तुम मिल गया प्रूफ। ध्यान तुम ना लिखने पे मत दो करके, रादर ये चीज़ों पे जो मेन फॉर्मूलेज निकल कर जाते हैं उन पे अटेंशन पे किया करो। अब जैसे मैं इस वाले फॉर्मूले से निकालना चाहूँ, देखो 2M1 M2 इंटू जी अपॉन M1 + M2 मान लो। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, टू, एक तो टू था हमारे में, इस वाले क्वेश्चन में क्या था, 2 2 जी था और एक 5 2 जी था, इंटू जी अपॉन नीचे में क्या आएगा, 2 + 5 आएगा। ठीक है, कितना आ रहा है ये देखो तो, 5 दूनी 10 दूनी 20, और जी को 10 ले लेते हैं, और 7, तो इतना तो मेरा नहीं आया ना यहाँ पे, देख पा रहे हो मेरा इस समय पे जो मैंने निकाल रखा है, ये तो अलग आया है, अलग आया है ना, क्यों अलग आया है? कैलकुलेशन देखो तो क्या कैलकुलेशन है, मुझे देखना है कितना,
अच्छा इसको यार मैंने नीचे भेज दिया, देख रहे हो ना? मैथ्स में इतनी बड़ी ब्लेंडर, पता नहीं क्या हो रहा है। उल्टी दिख रही है क्या तुम्हें? ये वाला चीज तो इधर रहेगा ना, सिर्फ ट्रांसपोज होगा। उफ, ये किया। इसको नीचे भेज रखा है मैंने, है ना? थोड़ा ध्यान दिया करो, ऐसे मैं सिली मिस्टेक में कई बार कर बैठता हूँ, तो तुम तुरंत टोक लिया करो, है ना? वरना क्लास में कलेक्टिव टाइम हम यही ढूंढते रह जाएंगे कि यार कहाँ गलती हुई है। ठीक है, थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ पे 7G आ रहा है, -3A, उधर जाएंगे 2T आ जाएगा, ठीक है? अब ये जो 3A है ना, ये 3A की जगह पे मैं ए डालता हूँ। ए जो है वो है 3G/7। कहाँ से निकाला? यहाँ से। तो 2T है ना? कितना आ रही है? 7 7 जब 49 -9 करूंगा तो 40 आ जाएगा। फिर से देखो, 7 7 जब 49 -9, 40 × जी के चलते 10 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे में 7 है, =2T, है ना? तो टी कितना आ गया? 200/7। ठीक है, तो पहले जैसा ही आया। ठीक है, देखो सुनो, तुम ये सब चीज़ों से डरो मत, क्योंकि इतना ही है। इससे अगर तुम्हें और कुछ नया नहीं आएगा। पहले पहले स्टूडेंट जब फील्ड्स वगैरह देखते हैं ना, खास करके थोड़े अच्छी क्वालिटी में पढ़ने लग जाते हैं जब, मान लो, तो बहुत घबराते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस नहीं रहती है। तो डरो मत, ये 2 बार पढ़ोगे तो रिपीट हो जाएगा ना तुम्हारे। 2 बार पढ़ोगे रिपीट हो जाएगा, वो बार बार वही करना है। बस मुझे लग रहा है एनएलएम में थोड़ा सा अपना ग्रास्प और हो सकता है। तो खैर परेशान मत हो। अब यहाँ पे क्या करना है? फाइंड वर्क डन बाई टेंशन निकालना है। वर्क डन बाई टेंशन, तो वर्क डन बाई टेंशन में मैं क्या बोलूँगा कि टेंशन का फोर्स बताओ, टेंशन के समय पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये बताओ, और टेंशन के समय पे कॉस थीटा कितना था। तो जब मैं पुली के लिए निकालूंगा, पुली के लिए, तो पुली का डिस्प्लेसमेंट हुआ है क्या? पुली का तो डिस्प्लेसमेंट ही 0 है। तो वर्क डन ऑन पुली बाई टेंशन 0 है। ठीक है, फिर इस वाले पे आते हैं। 5 kg ब्लॉक, हमने देखा था ना कि ये एफ कितना ऊपर चले गया था? 60/7 मीटर। ठीक है, तो अगर ये 60/7 मीटर गया था, तो तुम्हें याद होगा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से, ये भी पक्का 60/7 ही आएगा नीचे। ये तो कॉमन लॉजिक है ना, ये तो रस्सी का लॉजिक है। ये रस्सी जितना ऊपर जाएगी, ये रस्सी उतना ही नीचे आएगी। ठीक है, और 5 kg पे देखो, 5 kg पे तुम्हें याद होगा कि टेंशन हमेशा ना ब्लॉक के, मतलब कैसा रहता है टेंशन, ऊपर की तरफ लगते रहता है, और ये ब्लॉक पूरा डिस्प्लेस हो रहा है नीचे की तरफ। ये बात याद है क्या तुम लोग को? कि टेंशन इस ब्लॉक के ऊपर की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा तो नहीं लगेगा तुम लोग को? ऊपर लगेगा ना? ठीक है, अगर ये नहीं पता है तो भी बताना। तो ऐसे केस में तो फिर से 180 डिग्री हो जाएगा। वर्क डन को बोलेंगे एफ, टेंशन वाला एफ। टेंशन का एफ का फॉर्मूला हमने निकाला, 200/7 आ रहा था ना, देखो तो 200/7। ये देखो, ये 200/7। ठीक है, तो एफ एस, एस कितना आ रहा था, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ था उसको भी देखे थे जस्ट, 60/7। एफ एस कॉस 180, आ जा रहा है 1200/49, और यहाँ से -1 की चलती, यहाँ पे -1। ठीक है, डरो मत, डरो मत। इस क्वेश्चन को घर में आराम से 5 बार देखने के लिए अपलोड कर दो। डोंट वरी, प्लीज। कुछ और जगह पे आते हैं। इसको समझने की कोशिश, वर्क डन बाय वेरिएबल। देखो फिजिक्स में ना ज्यादातर चीजें वेरिएबल ही चेंज होती रहती हैं। ठीक है, फिजिक्स में वेरिएबल होना काफी ज्यादा आम बात है कोई भी चीज का। ठीक है, अब ये वेरिएबल होना मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ।
देखो, वेरिएबल मतलब क्या होता है, तुम खुद बताओ। तो ऐसा हो सकता है क्या कि तुम किसी ऑब्जेक्ट को परफेक्टली 10 न्यूटन से फोर्स लगा रहे हो? कितना लॉजिकल बात है ये, कितनी लॉजिकल बात है, बहुत मुश्किल है। ऐसा हो ही सकता है कि भाई कभी ना कभी हमारा फोर्स का वैल्यू बदल जाए। इतना परफेक्ट थोड़ी काम कर सकते हैं अपन, है ना। डे टू डे लाइफ में कभी ऐसा नहीं होता कि हम एकदम एक्यूरेटली 10 न्यूटन ही लगा दें। सिमिलरली जैसे कभी तुम स्कूटी चलाए हो क्या? स्कूटी चलाती हो रुचि? कमलेश तो भाग जाता होगा, डूम 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 डूम, उसका तो बात अलग है। ठीक है? तो रुचि कभी ट्राई करना कि ना गाड़ी को परफेक्ट 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे फिक्स रखने की कोशिश करो। बहुत इम्पॉसिबल है ना। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कभी ना कभी 20.001 किलोमीटर पर आवर हो जा रहा होगा हर सेकंड? ये तो हमारे गाड़ी का माइलोमीटर भी नहीं बता सकता इतना। हमारी गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है, सॉरी स्पीडोमीटर, है ना, वो भी इतनी चेंजेस को नहीं बता सकता। वो तो 21 22 भी होगा तब भी हम लोग को लगभग 20 दिखता रहेगा। कहने का मतलब ये है कि कांस्टेंट जो हम लोग लेकर के चलते हैं, कि फोर्स 10 न्यूटन लग रहा था, ठीक है, वो बहुत ही आइडियल बात है ना, काफी आइडियल बात है। फिजिक्स में ज्यादातर फोर्सेस तो बदल रहे होंगे, बट हम लोग ऐसे बदलाव को बस देखते हैं। वी ओनली सी दैट टाइप ऑफ चेंजेस इन विच कोई ऐसा कोई पैटर्न दिख जाए हम लोग को। ठीक है, जैसे कि मान लो, अगर मैं बोलूँ एफ 10 न्यूटन लग रहा है हर समय, इसमें और इसमें क्या फर्क है ये देखना। एफ लग रहा है 10 इंटू एस न्यूटन, वेयर ये एस सेकेंड नहीं है ना। डरो मत, एस नहीं लिखता, इस बार एक्स लिख देता हूँ। 10x न्यूटन लग रहा है मान लो, है ना। यार ये एस एक्स वाई जेड इन सब में प्लीज कंफ्यूज मत होना। जैसे मान लो एक्स एक्सिस है, कभी वाई एक्सिस है, ठीक है, कभी कहीं पे जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस पे आता है। तो ये एस का ही, ये एक्स का ही डायरेक्शन का नाम है, पहले एस रखा होता है ऐसे ही। ये तो डायरेक्शन का बस नाम है। अगर मैं बोलूँ कि डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो तुम जो एफ एस कॉस थीटा बोल रहे हो ना, उसको क्या बोल सकते हो? एफ एक्स कॉस थीटा बोल सकते हो। एस तो बस एक वेरिएबल था कि किसी डायरेक्शन में एस डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तुम एक्स बोल देना, एक्स डिस्प्लेसमेंट है बोलना है यहाँ पे। 5 मीटर में बोलूँ डिस्प्लेसमेंट हुआ एक्स के अलाउंग, तो एक्स का वैल्यू 5 पुट कर देना। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। कहीं पे तुम देखोगे एफ आर कॉस थीटा लिखा रहेगा, तो आर वो डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, परेशान नहीं होने सब बातों से। लेकिन इसका मतलब क्या है ये देखो। दो अलग अलग टाइप के फोर्सेस मैंने बताया कि एट ईच मोमेंट, एट ईच मोमेंट 10 न्यूटन लग रहा है। और एक बार मैंने बोला कि, है ना, फोर्स 10x न्यूटन लग रहा है। ठीक है? अब ये बताते हैं, देखते हैं एट इक्वल टू 0 सेकेंड। टी इक्वल टू 0 सेकेंड का मतलब समझते हैं क्या? टी इक्वल टू 0 सेकेंड कहने का मतलब समझते हैं? देखो, जब भी मैं टी इक्वल टू 0 सेकेंड बोलूँ ना, तो तुम क्या बोलोगे कि यहीं से हमारा ऑब्जर्वेशन शुरू हुआ है। जैसे मान लो एक गाड़ी की, जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, एक गाड़ी है, वो गाड़ी चल रही है, अनंत काल से चल रही है। मान लो गाड़ी गुजरात से आ रही है, बैंक और वेस्ट बंगाल से आ रही है गाड़ी, ठीक है। बट जब तुम्हारे घर से गुजरी ना, लेटर से जब तुम्हारे घर के सामने गुजरी, तब तुम सोचे कि मैं इस गाड़ी को थोड़ी देर तक ऑब्जर्व कर लेता हूँ पहले। हो सकता है तुम फिजिक्स एंथुजियास्ट हो और तुम जानना चाहते हो गाड़ी अगले 10 सेकंड में कितना दूर जाएगी। तो जब तुमने अपना ऑब्जर्वेशन चालू किया ना, उस समय तो तुम टी इक्वल टू जीरो बोलोगे तुम्हारे लिए। समझ रहे हो? कोई और ऑब्जर्वर के लिए वो टी इक्वल टू जीरो कोई और समय हो सकता है। हो सकता है 2 घंटे बाद कोई ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व करे वेस्ट बंगाल में। समझ रहे हो? बट टी इक्वल टू जीरो कहने का ये मतलब है कब तुमने देखना शुरू किया। ठीक है, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन का टाइम कब से चालू हुआ है, टी इक्वल टू जीरो कहलाता है फिजिक्स में टेक्निकली। और मतलब कुछ भी नहीं है। तो एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड, जिस भी बक्से के ऊपर ये फोर्स लग रहा है, कोई बक्सा होगा ना जिसके ऊपर ये फोर्स लग रहा है, या फिर कोई मैन होगा, या फिर कोई ऑब्जेक्ट होगा, तो लेट अस से वो एक ऑब्जेक्ट जो है वो, ये ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर में कोई बंदा 10 न्यूटन लगा रहा है, तो इक्वल टू 0 सेकंड में कितना लगा रहा होगा? 10 न्यूटन। अगर मैं बोलूँ कि भाई 1 सेकंड बाद कितना लगा रहा होगा, तो तुम क्या बोलोगे? जब मैंने बोला वो 10 न्यूटन लगाता है हर सेकंड में, तो इक्वल टू 1 सेकंड में क्या लगाएगा वो? बोलो, ठीक है।
10 ही लगाएगा, क्योंकि उसमें बोल ही दिया गया है कि 10 न्यूटन लगा रहे हैं। इक्वल टू 2 सेकंड का कितना लगाएगा? 10 न्यूटन। हर समय 10 न्यूटन है। ठीक? अभी पी को हटाते हैं एक बार। मैं बोलूँ कि जब ये ऑब्जेक्ट एक्स इक्वल टू जीरो पे रखा हुआ है, जब एक्स इक्वल टू जीरो पे पहुंचा हुआ है, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, तो कितना फोर्स है? 10 न्यूटन। हो सकता है ये ब्लॉक इस मूवमेंट के चलते थोड़ी देर में एक्स इक्वल टू वन पे पहुंच जाए। तो एक्स इक्वल टू 1 मीटर पे कितना है? टाइम में तो था ही, टाइम में तो वैसे हो ही रहा था, है ना। एक्स इक्वल टू 1 मीटर में भी वो 10 न्यूटन ही लगा रहा है। और जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंच गया एक्स इक्वल टू 2 मीटर में, आई होप तुम इतने गधे नहीं हो कि अब ना बता पाओ कि यहाँ पे 10 न्यूटन है। ठीक है, बट ये वाले फोर्स के हिसाब से आते हैं। ये वाला फोर्स क्या बोल रहे हैं, इसको फील करते हैं। ठीक है, ये फोर्स क्या बोल रहे हैं? एट एक्स इक्वल टू जीरो फोर्स कितना है ये बताओ तुम। जब एक ऑब्जेक्ट किसी एक्स इक्वल टू जीरो पे रखा हुआ है ना, अगेन ये एक्स इक्वल टू जीरो जहाँ पे तुम ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर रहे हो, इसका नाम तुमने एक्स इक्वल टू जीरो रखा है। ठीक है, कितना लग रहा होगा? 10 क्यों लग रहा होगा? 10 इंटू जीरो लग रहा होगा, कभी होगा? जीरो लग रहा होगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि एक्स इक्वल टू 1 मीटर पे कितना फोर्स लगा रहा होगा वो बंदा, तो 10 इंटू वन मतलब 10 न्यूटन बोलोगे। समझ लो ये बंदा जो है ना, ये कोई ऐसा होशियार डेढ़ होशियार बंदा है जो हर अलग अलग जगह पे अलग अलग अमाउंट ऑफ फोर्स लगाता है। ठीक है, मान लेते हैं कोई भी ऐसा होगा, मशीन कोई रोबोट बनाया होगा, कोई पर्सन होगा जो ऐसा कर रहा है। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू एट एक्स इक्वल टू 2.4 मीटर कितना फोर्स लगाएगा ये बताओ, अगर ये फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं बंदा तो। एक्स इक्वल टू 2.4 मीटर पे जब पहुंच होगा तो कितना फोर्स लगा रहा होगा? ट्राई करो सर। ठीक है, 224 लगा रहा होगा, परफेक्ट। ठीक है, अब ये कैसे ऐसे लगा रहा है, कौन सा भाई कैसे उसको पता कि मुझे फॉर्मूले के हिसाब से लगाना है, ये तो बाद की बात है। तुम्हें क्वेश्चन में ऐसे ही दिया जाएगा तो मान लो ऐसा कोई सिस्टम है जिसमें इस तरीके से फोर्स लग रहा है, कैसे लगा रहा है वो, कैसे मेंटेन करे उसको, उससे तुम्हें लेना देना नहीं है ना। वो समझ रहे हो इस बात को? तो एक बार डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, ये कनेक्ट होना दोबारा।